आप इजरायली लेजर बीम या आयरन बीम के बारे में समाचारों में पढ़ेंगे। यह एक परीक्षण, प्रयोग और नवाचार है जो वे पिछले 14 वर्षों से कर रहे हैं। अंततः यह सफल रहा। डिफेंस वीक और समाचार पत्रों में इसकी कई समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। इससे पहले कि मैं यह बताऊं, यह कहा जाता है कि जिस राफेल ने इसे विकसित किया है वह मूल रूप से एक फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट उनका उत्पाद है। राफेल को राफेल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और यह एक इजरायली कंपनी है। दिल्ली में उनका एक बड़ा कार्यालय है। पिछले 17 वर्षों से भारत सरकार और भारतीय रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में इसका निर्माण भारत के साथ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इसके भारत आने की संभावना अधिक है। यह नवीनतम लेजर है। यह कैसे काम करता है? यह दिलचस्प है। यह नवीनतम है। जब मैं चीन का लेजर कहता हूं, तो उन्होंने इसे एक सैन्य परेड में दिखाया था। इस घटना से पूरी दुनिया स्तब्ध है, लेकिन उससे पहले इजराइल ने इसे विकसित किया था। इसे परीक्षण के आधार पर दिया गया था। कई जगहों पर यह जान था कि इजराइल ने इसका पहली बार उपयोग किया था। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, आप जानते हैं, वो ईरान से उज्बेकिस्तान, अजरबैजान एक संयुक्त उद्यम का उद्घाटन करने गए थे, जहां एक जलाशय, एक बड़ा बांध और एक बिजली परियोजना बनाई जानी थी। वापसी में लगभग 4 हेलीकॉप्टर थे। एक हेलीकॉप्टर था। सिर्फ उनके हेलीकॉप्टर पर ही सटीक निशाना लगाया गया और उसे मार गिराया गया। उस समय मैंने उससे संबंधित एक वीडियो में कहा था, यह एक लेजर का उपयोग करके किया गया था। सिर्फ उनके हेलीकॉप्टर पर ही सटीक निशाना लगाया गया था और बाकियों को कोई समस्या नहीं हुई। बाकी उड़ गए। यानी उन्होंने वहां कई जगहों पर प्रयोग शुरू कर दिए। ताजा घटना इस बारे में है कि यह कैसे काम करता है। यानी ये तरंगें वहां जाती हैं। अगर किसी देश के साथ कोई समस्या है तो वे तरंगे जाकर उसे पकड़ लेती हैं, चाहे वो मिसाइल हो, विमान हो, लड़ाकू विमान हो वगैरह। वो जहां भी जाता है सब वापस जाकर कमांड सेंटर को देता है। यानी प्रकाश की गति से जाता है, इतनी तेज जाता है, वापस जाकर कमांड सेंटर को रिप्लाई देता है। कमांड सेंटर से जो इरादा होता है, यानी उड़ान के 10-15 सेकंड में ही उसे पकड़ लेता है। यानी कितने किलोमीटर की बात नहीं है, कितने किलोमीटर की, ये लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। तो यही इसकी खासियत है। लेकिन दूरी की वजह से ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि ये लेजर है, इसके इतने किलोमीटर है। उन्होंने फिर से एक प्रयोग किया और इसे इतने किलोमीटर बनाया। इस तरह से यहूदी समुदाय ने, यानी इजराइल ने इसे विकसित किया और ये एक ऐसी घटना है दुनिया समझ सकती है कि आने वाले विश्व में, यानी जब हम अभी बात कर रहे हैं, भारत सरकार सुदर्शन चक्र और रक्षा प्रणाली, ये मूल रूप से अभी की बात है। भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसका असली इतिहास जानते हैं। सारस्वत, विवेक सारस्वत, डीआरडीए के पूर्व निदेशक, उन्होंने 30 साल पहले भारत सरकार को यह प्रस्ताव दिया था। यानी एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने तब भी कहा था, यह डीआरडी द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, यह डीआरडीओ की देखरेख में होना चाहिए और निजी कंपनियों द्वारा बनाया जाना चाहिए। इसे वही धूल दिया जाता और वही छोड़ दिया जाता। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे फिर से धूल निकाला गया और जब कहा गया कि यह सुदर्शन चक्र है, तो यहां के लोग उछल पड़े और बोले। हर कोई जिसने इसे समझा वह पुराना सिस्टम है। यह इस लेजर का समय है। यह एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ही पुराने समय में आता है। यह सैटेलाइट इमेज आती है और फिर यह अपने आप ऐसा करता है। यह सब एक ऐसी चीज है जो चली गई। इसका उपयोग कई जगहों पर किया जाएगा। अमेरिका के पास इसकी ठुड्डी है। इसी तरह इजराइल ने एक प्रणाली विकसित की जिसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर विकसित किया। इससे पहले पेट्रियट 1 और पेट्रियट 2 थे। भारत के पास आकाश है और मेरे हिसाब से यह आकाश सिस्टम रूसी सिस्टम से कहीं बेहतर है। यह रूसी प्रणाली से कहीं बेहतर है क्योंकि इसने पिछले ऑपरेशन सिंधु के दौरान वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया था। यह कुछ आंकड़ों के आधार पर मेरी गणना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आकाश इस रूसी वायु रक्षा प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि यह कम खर्चीला है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको समझने की जरूरत है। अगर हम वायु रक्षा प्रणाली की दर की बात करें तो इसकी कीमत भयानक है। तो
इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम यानी प्रत्येक मिसाइल की कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। यही इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा कहा जाता है कि यह लगभग 25,000 से 35,000 डॉलर है। एक की कीमत वही है जो मैंने कहा। एक मिसाइल की कीमत, वहां जो ड्रोन आ रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे कभी कभी 1 लाख होते हैं। उनमें से कुछ उच्च गुणवत्ता के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों की कीमत 1 लाख डॉलर से ऊपर जा रही है। उस ड्रोन का बेस वर्जन करीब 2,000 से 3,000 डॉलर का है और दूसरा वर्जन जो तुर्की बनाता है वो ज्यादा महंगा है, करीब 8,000 से 50,000 डॉलर का है। इसे मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल करीब 2 से 3 करोड़ की है। मुझे वो हिसाब समझ नहीं आता जब मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी वित्तीय देनदारी होगी, बहुत बड़ी रकम खर्च होने वाली है। लेकिन इस एक सिस्टम के अंदर ही सब कुछ बदल गया है। ये मैंने कहा, दुनिया में युद्ध का पूरा सिद्धांत बदल गया है। ये इस्राइल ही था जिसने ईरान युद्ध में ये दिखाया। पूरा सिद्धांत बदल गया है। फिर आप देख सकते हैं कि इस्राइल ही उस सिद्धांत परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बेशक इसमें अमेरिकी समर्थन है। एक बात है, अमेरिकी समर्थन के बिना कोई भी इस्राएली कंपनी भारत को यह सामान मुहैया नहीं कराती। ऐसा मत मानिए, क्योंकि इस्राइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद गठबंधन साझेदार है। ये सब अमेरिका में भी है, क्योंकि अमेरिका के इस्राइल के साथ कई संयुक्त उद्यम प्रोजेक्ट हैं। इसमें एआई प्रोजेक्ट भी शामिल है और इस्राइल यह सब अमेरिका की अनुमति से भारत को देता है। यह मत सोचो कि सब कुछ इस्राइल को मिल गया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस्राइल संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे विश्वसनीय देश है। यही वजह है कि वहां F-35 शामिल सोर्स कोड दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक F-16 और एक F-33 है। इस्राइल द्वारा यह सब खरीदने के बाद वे इसके सोर्स कोड का उपयोग अपने पास अधिक स्टील्थ शक्ति लाने के लिए करेंगे। ईरान में यही देखा गया। हालांकि यह निश्चित है, वे अमेरिकी विमानन और इस युद्ध फाइल से हैरान है। उनका प्रदर्शन ईरान हैरान है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी और इसका उपयोग हूतियों के खिलाफ कैसे किया गया, इससे भी वे हैरान है, क्योंकि यह मिशन के पीछे का आदमी है। जब हम इस तरह से कई भूमिकाओं को देखते हैं तो एक घटना है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार यानी वाजपेयी सरकार ने सुब्रमण्यम समिति का गठन किया था। वह उस समय एक महान रक्षा विशेषज्ञ थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के रक्षा उत्पादों का एक बड़ा प्रतिशत उन्नत किया जाना चाहिए। वह वर्ष 2000 था। तब से बहुत कुछ बदल गया है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि इस प्रधानमंत्री मोदी के बाद वायुसेना प्रमुख पूर्व एयर चीफ मार्शल टिप्पानिस आई। वे एक जबरदस्त ऑपरेशनल व्यक्ति थे। वे एक प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। टिप्पानिस उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई और उस समिति में 2 विशेषज्ञ रफाल यानी इजरायली कंपनियों से थे। उनकी सिफारिशों के कारण उस समिति में लोग थे। फिर उन सभी ने भारत की रक्षा प्रणाली, हमारे उपकरणों, हमारे विमानों, इन सब का मूल्यांकन किया और कहा कि हम एक नई दुनिया की खबरों के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ उपकरणों को अपग्रेड करने की जरूरत है, अन्य उपकरणों को बदलने की जरूरत है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपनी राय दी और फिर उसी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी अचानक राफेल खरीद लेते हैं और अन्य घटनाएं होती है। मुझे नहीं पता कि इसके परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। हम ईरान इजराइल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में गए थे। मेरा आकलन है कि अगर हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल की मदद मिली होती, क्योंकि वे वहां लड़े हुए थे और वे हमास और ईरान से निपटने में व्यस्त थे, अगर हमें इजराइल की मदद मिली होती, यानी इस उपग्रह और कई अन्य कार्यक्रमों और रणनीतियों के परिणामों को देखने के लिए, युद्ध का परिणाम वैसा नहीं होता। हम निश्चित रूप से एडवांस स्टेज पर जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे किसी भी कारण से इसके लिए सहमत नहीं होंगे। उस समय भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था। यह एक बड़ी गलती थी। किसी देश की सीमा पार करने के बाद वहां जो लोग हैं उनकी रक्षा प्रणाली और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को मत छुओ, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से कोई विमान आता भी है तो वो एक राजनीतिक फैसला होता है। सब मानते हैं कि यह एक बड़ी भूल थी।
किसी वजह से अगर इजरायली विशेषज्ञ हैं तो वो किसी भी वजह से इससे सहमत नहीं होंगे। वो कहेंगे कि अगर उनका विमान जवाबी कार्रवाई के तौर पर आए तो वो उनसे कहेंगे कि गोली चलाओ, पहले कौन गोली चलाएगा। मैं शुरू से ही वीडियो में यही कह रहा हूं, यह राजनीतिक फैसला यह बहुत ही चतुराई भरा है, यह बेहद जरूरी है, इसीलिए हमें वापस भेजा जाता है। हमेशा जब हम किसी जगह पर हमला करने जाते हैं तो उसके पास क्या उपकरण है, उसकी रक्षा प्रणाली क्या है। जब वह हम पर हमला करता है तो क्या करना है, वह हमला करना है, अंदर कोई बदलाव नहीं करना है। यहीं पर इजराइल हमेशा कामयाब रहा है। यानी जब दुश्मन दिखे तो उसे अंदर ही अंदर तबाह कर दो और फिर हवा में कोई कूटनीति नहीं। यही मैंने कहा, विफलता मकसद यह है कि राजनीतिक फैसला भारतीय वायुसेना के बारे में नहीं है। मैंने कहा कि उनके विमान उनके इलाके में क्यों गए और 3 मिनट तक ऐसा हवाई हमला क्यों किया। हमने यहां गए विमान को निर्देश क्यों नहीं दिए वह हमला करे और हमला करे। हमने नहीं मारा, वह मारेगा, जो पहले मारेगा जीतेंगे। यही युद्ध का सिद्धांत है, यही डॉग फाइटिंग का सिद्धांत है। मैं इसे बुरा बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह विफलता है। ये इजरायली विशेषज्ञ जो उस समय हमारे साथ थे भारत से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम उड़ते हैं वहां हम उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला करेंगे, तभी हम वापस आ सकते हैं, या अगर हम इसे मार गिराते हैं तो हम क्या करेंगे। वे भी नहीं, भारत उस स्थिति में वे किसी भी कारण से सहमत नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान को बताया और उसे मना किया, क्योंकि यह संघर्ष युद्ध की उसकी गुणवत्ता की विशेषताएं हैं। उस दुश्मन को बताने जा रहा हूं जो मुझ पर हमला करने वाला है। मैं उन्हें दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूं, भारत के राजनीतिक फैसले की आलोचना कर रहा हूं। मैं अपने सैनिकों, अपनी सेना, अपनी वायुसेना की आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसी तरह हम चीन का आकलन कर सकते हैं। इजराइल हर चीज का आकलन करेगा और हमें मदद देगा। उनके पास कौन से हथियार है, उनकी घटनाएं क्या है, उनकी मिसाइलों की रेंज क्या है, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किए बिना वे कैसे फायर कर सकते हैं। वे सही ढंग से उसका आकलन करेंगे और हमें मदद देंगे। हमारे पास जाने या ना जाने की क्षमता है। इसी तरह से यह संघर्ष और युद्ध लड़ा जाएगा। अगर इसके लिए कोई फैसला है तो यही हमारा राजनीतिक फैसला होता है। अगर हमारी खुफिया, मैं कहता हूं खुफिया विफलता, उसके बाद पाकिस्तान में चीनी उपकरण कैसे होंगे, तुर्की के ड्रोन भारत पर कैसे हमला करेंगे, यह अंदर भी विफल हो चुका है। यानी मैं इसे बहुविध विफलता मानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सोचना होगा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र, यह शक्तिशाली युद्ध उपकरण नहीं है। आज के युद्ध उपकरण सबसे उन्नत है, इसलिए हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। यह मत भूलिए कि मिग-21 से चीन पर हमला करते समय सावधान रहे J-10, क्योंकि वह उस तरह बदल गया है। वैसे भी मुझे लगता है कि इजराइल द्वारा भारत को अपने हथियार देने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक बार ऐसा हो जाए तो हमें अपना रुख बदलना होगा और चीन भी झुक जाएगा। क्योंकि जब मैंने इस उपकरण के बारे में और आयरन बीम के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ आ गया, हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। यह बहुत सही है, चार्ज कम है, इसका संचालन बहुत आसान है। वैसे भी यह सिर्फ इजराइल ने नहीं बनाया है, बल्कि मेरा मानना है कि भारत को भी मिलना चाहिए। ऐसा होने दीजिए।